रेस्क्यू टीम निकालेगी। अलर्ट मोड पर प्रशासन इस वक्त नजर आ रहा है। विधायक और जिला कलेक्टर ने परिजनों से बात भी की है। 10 दिन से 170 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई है 3 साल की मासूम चेतना। रेस्क्यू ऑपरेशन में 400 से ज्यादा कर्मचारी जुटे हुए हैं। करीब 238 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये माना जा रहा है कि प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन है। इससे पहले एक और ऑपरेशन जो कि 1.5 महीने तक चला था, ये ऑपरेशन 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि बेहद करीब पहुंच चुकी है रेस्क्यू टीम चेतना के पास और कभी भी चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है। लिहाजा पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुद विधायक और जिला कलेक्टर ने परिजनों से बातचीत भी की है। 10 दिन से गहरे गड्ढे में मासूम फंसी हुई है। 170 फीट ये गहरा गड्ढा है जिसमें 3 साल की मासूम फंसी हुई है। हीरालाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्या अपडेट है और क्या ये माना जाए कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो पाएगा? जी, अब कुछ ही समय का इंतजार है जब इस बोरवेल के गड्ढे से जो चेतना पिछले 10 दिन से इस गड्ढे में फंसी हुई है, तो कहा जा सकता है कि अब कुछ समय के बाद उस बच्ची को उस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जा सकेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही गड्ढा है जहां प्लान बी के तहत पाइलिंग मशीन से 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। आप तस्वीरों में एक तिरपाल से एक ढका हुआ एक और दृश्य देख सकते हैं। उस वहीं पर वो जो बोरवेल का गड्ढा था जहां पे वो बच्ची खेलते समय उस बोरवेल के गड्ढे में फंस गई थी। उसके बाद वो 165 फीट की गहराई में जाके अटक गई थी। हालांकि स्थानीय स्तर पर परिजनों ने जब 15 फीट पे जो बच्ची थी उसको बाहर निकालने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि बच्ची के हाथ फिसल जाने के कारण बच्ची नीचे चली गई थी और करीबन 100 फीट की गहराई में जाके अटक गई थी। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जिला प्रशासन पहुंचा, एनडीआरएफ की टीम पहुंची। लगातार उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये वो पाइलिंग मशीन है जिसके जरिए उस 170 फीट गहरे गड्ढे को खोदा गया था। हाँ। ये तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं, तमाम पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। कुछ समय बाद बच्चे बिल्कुल हीरालाल, जो कि ग्राउंड जीरो पर आप खुद मौजूद है, कैमरे के जरिए आपको तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता के जरिए आप देखिए किस तरीके से वहां पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में 400 कर्मचारी वहां पर जुटे हुए। 238 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्त हो चुका है। हीरालाल, संभव हो तो अगर बात कीजिए वहां पर मौजूद अधिकारी को और जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं उन कर्मचारियों को कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर यह काम को पहुंचाया गया और कब तक और कितना इंतजार की चेतना बाहर आए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जो तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी और जो एनडीआरएफ के अधिकारी है वो जुटे हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि 24 घंटे इन्होंने जिस तरीके से काम किया उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए। तो मेरे साथ एडिशनल एसपी यहाँ मौजूद है बात करने के लिए। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से जो इन्होंने सर्दी हो, बारिश हो, तमाम जो परेशानी थी उनसे जूझते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे। सर, 400 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ मौजूद है, आप लोग भी यहाँ मौजूद है। काफी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? देखिए, शुरू के दिन से ही जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, आप खुद भी हमारे साथ हैं, लगातार चुनौतियाँ मिल ही रही थी, प्राकृतिक भी थी और नीचे भूगर्भिक जितनी चुनौतियाँ हैं वो आपके सामने थी। बार बार जिस भी लेयर पे जा रहे थे, कभी मिट्टी, कभी इस तरह का जो चट्टानी सतह थी, और फिर जब मेन बच्ची तक रीच करना था वो पूरा का पूरा ही 8-10 फीट की जो डिस्टेंस थी वो पूरी की पूरी चट्टान थी जिसको काट के बच्ची तक पहुंचना था। तो निश्चित रूप से बहुत टफ ऑपरेशन था फोर्स के लिए भी, और जितनी भी यहाँ टीमें लगी हुई हैं उन सब ने एकजुट होकर और पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करीब पहुंच गए हैं और निश्चित रूप से सफलता से अंजाम देंगे। कब तक निकाला जाएगा चेतना को बाहर, कितना वक्त लगेगा? हीरालाल पूछिए। हो जाती है, कितना समय और लगेगा इस ऑपरेशन को अंजाम देने में? सर, अभी देखिए, मैं समय के बारे में शुरू से ही आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि ऑपरेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरा उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो समय के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जल्द से जल्द अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम बच्ची को रेस्क्यू करके और ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेंगे। तो ये एडिशनल एसपी थे
जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि लगातार वो कोशिश करते रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करते रहे। मेरे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार जी हैं, जिन्होंने इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया है। अब वो सफलता की ओर पहुंचने वाले हैं, बालिका तक वो पहुंच चुके हैं। कुछ समय बाद वो बालिका को उस गड्ढे से बाहर निकालेंगे। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया। ये ऑपरेशन बड़ा टिपिकल ऑपरेशन रहा। इसमें प्रत्येक जगह पर जो है पेचीदगियाँ आती रही। उन पेचीदगियों को ख़त्म करते हुए हम आगे बढ़े। पाइलिंग मशीन से जो डिगिंग करवाई गई वो 8 फीट पर करवाई गई, लेकिन नीचे से बोर टिल्ट निकला और बोर जो है उस दिशा में निकला। जो पाइलिंग करवाई थी दोनों के डायरेक्शन अलग अलग रहे, उससे हमको काफ़ी दूरी तक जो है पत्थर की डिगिंग करनी पड़ी और हमको 8 फीट की जगह हमको 12 फीट खुदाई करनी पड़ी। लेफ्ट राइट में भी थोड़ा वाइड एरिया लेके चलना पड़ा, उससे काफ़ी टाइम लगा और आखिरकार हम जो है विक्टिम तक पहुँच गए। सर, 10 दिन का समय आप लोगों ने यहाँ काफी मशक्कत की, उस बच्ची को ढूंढने में काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। अब कितना समय और लग सकता है, क्योंकि लोग टकटकी लगाकर इस बेसब्री से इस चीज को इंतजार कर रहे हैं कि बच्ची कब बाहर निकलेगी। बच्ची को हमने लोकेट कर लिया है। अब बच्ची और हमारे सामने बोरवेल और हमारे सामने जो ऑब्स्टिकल है वो स्टोन है। उस स्टोन को धीरे धीरे करके बड़ी सेफ्टी के साथ जो है तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें स्पीड नहीं कर सकते, हो सकता है कोई इंजरी हो जाए। इसलिए हम बड़ी सेफली और धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि उसकी बॉडी पूरी रिकवर हो जाए, विक्टिम तक जो है सेफली जो है हम उसको इवैक्यूएट कर सकें। जैसा कि आपने कहा बच्ची को लोकेट कर लिया है, सर किस प्रकार की स्थिति है? अभी हमको सिर्फ बच्ची दिखाई दी है, बाकी स्थिति तो एक्चुअल में मेडिकल टीम बता पाएगी कि मेडिकल टीम जो है उसका बाकी चेकअप वगैरह करेगी, उसके बाद बता पाएगी किस टाइप की। अभी हमको जो है दिखाई दे रही है और हम जो है उसकी तरफ अप्रोच करें। कितना लंबा वक्त लग सकता है? तो ये एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर जी, बिल्कुल सबसे बड़ी अपडेट है जो असिस्टेंट कमांडेंट एनडीआरएफ के योगेश कुमार जी थे, उन्होंने बताया कि बच्ची लोकेट कर ली गई है। जल्दी बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा। बच्ची जो नीचे गड्ढे में उतरे जो जवान है उनको दिखाई दे चुकी है। बच्ची को जल्दी उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि समय की अभी कोई निश्चितता इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन कहा जा सकता है जल्दी बच्ची इस गड्ढे से बाहर होगी, मेडिकल टीम होगी। हर दिन सुन रहे हैं कि बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा, आज संभावना है बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। 3 से 4 दिन तो इसी लाइन को हमको बोलते बोलते हो गया है, लेकिन आज क्या ये पक्के तौर पर माने कि बच्ची को बाहर निकाला गया है? चूंकि बच्ची लोकेट हो गई है, वो दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज से 2 दिन पहले भी जो गड्ढा था, जो पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था, एक टनल बनाई गई थी, तो उम्मीद जताई गई थी कि 8 फीट का जो टनल है उसके उस पार है जो बच्ची फंसी हो सकती है। लेकिन जब टनल का काम पूरा हुआ तो पता चला कि वो जो डिसलोकेट है बोरवेल, उससे करीबन 15 इंच दूर बोरवेल है जो टनल खोदी गई थी। उसके बाद जो उम्मीद जगी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस डिसलोकेट होने की वजह से जो बच्ची है उस तक नहीं पहुंचा जा सका। लेकिन आज इस प्रकार की जो 15 इंच की जो दूरी थी उसको पूरा कर लिया गया। बच्ची जो नीचे ऑपरेशन अंजाम देने के लिए जो नीचे लोग उतरे हैं, जो जवान नीचे उतरे हैं, उनको वो बच्ची दिखाई दे दी है। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये वो एसडीआरएफ के जवान हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत की है। ना उन्होंने सर्दी का देखा, ना बरसात से, लगातार वो जितनी भी चुनौतियां थी उनसे जूझते रहे। जो बच्ची तक पहुंचेंगे, जी सवाल दोबारा दोहराएं। हीरालाल, अंदर टनल के अंदर कितने कर्मचारी हैं जो वहां पर जुटे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में, बच्ची तक पहुंचने में? जी देखिए, जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था पाइलिंग के जरिए, जब गड्ढा खोदा गया था, तब यहाँ 2 कर्मचारी नीचे उतरे थे। उसके बाद गति लाने के लिए 3 कर्मचारियों को अंदर भेजा गया था। लेकिन आज जब बच्ची तक जब ये टीम पहुंच चुकी है, तो जल्दी से जल्द उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए 4 सदस्यीय टीम है जो नीचे उतरी है। लगातार जो मिट्टी है उस गड्ढे के पास वो पहुंच चुके हैं, उस मिट्टी को हटाकर बच्ची उनको दिखाई दे चुकी है। सबसे बड़ी अपडेट न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि बच्ची है जो नीचे जो टीम पहुंची है उसको लोकेट हो चुकी है, उसकी लोकेशन दिखाई दे चुकी है। तो कुछ समय बाद बच्ची है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पाइलिंग मशीन भी दिखा रहे हैं, जिसके जरिए 170 फीट का गहरा गड्ढा खोदा गया है। 23 दिसंबर वो दिन जिस दिन चेतना बच्ची 170 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। उसके बाद से देखिए किस तरह से हर एक दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 10 दिन हो रहे हैं, 10वां आज का दिन है, लेकिन अभी तक बच्ची को बाहर नहीं निकाला गया। अच्छा हीरालाल, ये बताइए परिजनों को लेकर क्या जानकारी, कि परिजन यहीं पर है, मौजूद है?
जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले बच्ची के जो दादाजी हैं, उनके जो ताऊ जी हैं, साथ ही आज जो पूर्व सरपंच है वो यहाँ पहुंचे थे। और मैं तस्वीर में दिखाऊंगा कि अभी भी जो लोग हैं, जो विधायक हंसराज पटेल हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो प्रशासन की तमाम कोशिशें थी, जो जनप्रतिनिधि थे, उनका आभार जताया है कि वो प्रशासन की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो एजेंसियां लगी हुई थी, जितनी भी सहायता एजेंसियां थी, उनकी जो कार्यशैली थी उनसे वो संतुष्ट नजर आए। हालांकि जो पहले जरूर उनमें नाराजगी दिखाई दी थी, उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन आज जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं उन्होंने देखी है, जिस प्रकार से जो बात निकल के आई है, कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन पर है जो संतुष्टि जरूर जताई है। मेरे साथ बिल्कुल हीरालाल, अगर आप संभव हो तो मशीन्स भी दिखाइए, और अब वहां पर अगर विधायक मौजूद है, कोई बड़ा अधिकारी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, इस समय विधायक हंसराज पटेल है जो लगातार यहां नजर बनाए हुए हैं। जब से ये घटना घटी है वो खुद भी यहां आते रहे हैं और पल पल की अपडेट जो अधिकारियों से बात करके उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए वो प्रयासरत रहे हैं। तो उनकी जो तमाम कोशिशें, कहीं ना कहीं उनकी दुआएं जरूर काम आई है, क्योंकि आज बच्ची बाहर निकलने वाली कुछ समय बाद। सर, 10 दिन का समय हो गया, अब आप लगातार यहाँ आते रहे हैं, किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं रही, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही? पुलिस प्रशासन और हमारे सीएम साहब की और हमारे को मीडिया की और परिवार की, पूरी बस्ती की बहुत सहयोग मिला। इस वजह से हम आज कामयाब हुए हैं। सर, ये लगता है कि अत्याधुनिक उपकरण अगर आप लोगों के पास होते, जो एजेंसियां काम कर रही थी उनके पास होती, तो शायद ये ऑपरेशन कब का कंप्लीट हो चुका होता। ये धरती का काम है सब, अंदर का। अब पत्थर का पता नहीं था पहले, अब पत्थर आ गया था, फिर बरसात आ गई, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। नहीं तो डिले होने का कोई काम नहीं था। हमारे को सीएम साहब ने पूरी छूट दे रखी थी, कोई भी सामान कहीं से कहीं मंगाना हुआ आपको तुरंत प्रभाव से सीएम हाउस में टेलीफोन करो। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं हीरालाल, जरा पूछिए कि क्या अब बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जाएगी ताकि जो बोरवेल हादसे को दावत दे रहे हैं उनको ढका जाए, जागरूकता लोगों में फैलाई जाए? पूछिए विधायक साहब से। सवाल यह है कि इस प्रकार की घटना आगे नहीं हो, तो जिला स्तर पे आपके विधानसभा क्षेत्र में घटनाएं घटित नहीं हो, क्या इंतजामात अब आगे होंगे, क्या योजनाएं आपके द्वारा की जाएंगी? अब आगे हम जैसे ही मीटिंग होते ही, और यहाँ पर एसडीएम साहब के साथ मीटिंग लेकर सब ग्राम सेवक को और पटवारी को और सरपंच को पाबंद करेंगे, और जो भी पैसे कमी आएगी, जो पैसा मेरे कोटे से दूंगा, और सब बोरिंगों को बंद करवाऊंगा जल्दी जल्दी। जी देखिए, ये विधायक हंसराज पटेल इन्होंने बड़ी घोषणा की है कि क्षेत्र में जितने भी खुले बोरवेल हैं उनको बंद करवाने के लिए जितना भी बजट लगेगा ये अपने स्तर पे देंगे, अपने विधायक कोष से ये उस बजट को देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विधायक इस बात को लेकर गंभीर है। इस बात को लेकर सभी पहुंच रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी में हमने इतनी सफलता हासिल कर रही है, ये 21वीं सदी में हम हैं, लेकिन जो बच्ची 170 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई है, 10वां दिन आज तक उस बच्ची को हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। क्या इस बारे में अब और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है? क्या और इंतजामात को अपग्रेड और अपडेट करने की जरूरत नहीं है? ये पाइलिंग मशीन भी दिखा रहे हैं, इंतजामात दिखाइए वहां पर किस तरीके की मशीन का इस्तेमाल किया गया है, और इस सवाल का जवाब वहां पर मौजूद लोगों से भी पूछिए। जी देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो पाइलिंग मशीन है जिसके जरिए 170 फीट की गहराई खोदी गई थी। इससे पहले एक दूसरी मशीन और थी जिसके जरिए 150 फीट का जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन वो 150 फीट की गहराई तक की वाली क्षमता मशीन थी। उसके बाद ये तस्वीरों में जो पीले कलर की जो मशीन जो यहाँ पे गड्ढे में खड़ी है, ये 170 फीट की गहराई इसी मशीन के द्वारा खोदी गई थी। साथ में इसके बगल में एक और बड़ी मशीन है जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो हाइड्रोलिक मशीन है जिसके जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस जो वायर आ रहा है, एक लोहे का तार है, इस तार के जरिए जो नीचे जाने वाले जो लोग हैं, तमाम जो एजेंसियों के जो जवान थे, वो नीचे उतरने में उस मशीन के सहयोग से ही वो इस नीचे उतरकर ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। साथ में जो तमाम जो मशीनरी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ जेसीबी है, पाइलिंग मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन है। इससे पहले भी एक और हाइड्रोलिक मशीन आई थी लेकिन वो उसको वापस भेज दिया गया था। तमाम जो भारी मशीनरी यहाँ मौजूद है जिसकी सहायता से ये जो हाइड्रोलिक मशीन है, पाइलिंग मशीन है, उनकी सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, हलचल भी यहाँ काफी तेज हो चुकी है, कॉरिडोर बनाया जा चुका है। जब बच्ची यहाँ से गड्ढे से बाहर
निकलेगी उसको एम्बुलेंस के जरिए जो कोटपुतली स्थित जो जिला अस्पताल है, जिला बीडीएम अस्पताल है, वहां लेके जाएगा। उसके बाद वहां जो एक्सपर्ट की टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो उसका मेडिकल करेंगे। उसके बाद उसकी स्थिति के बारे में आगे अपडेट देंगे। तो कहा जा सकता है कि अब कुछ समय बाकी है, जिसके बाद जो लोगों के 10 दिन का इंतजार था, उसके परिजनों को इंतजार था, वो आज पूरा होने वाला है। हमने जो बच्ची के दादा हैं, जो उसके ताऊ हैं, उनसे भी बात की थी। उन्होंने प्रशासनिक की जो व्यवस्थाएं हैं, जो एनडीआरएफ टीम ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो जिस तरीके से चलाया, सर्दी हो, बरसात हो, या जो नीचे हार्ड रॉक आई उसको काटने में जो उनको एफर्ट्स करने पड़े, उन एफर्ट्स को उन्होंने संतुष्टि जरूर जताई है। जी, लेकिन उसके बावजूद भी 10 दिन लग गया है। ठीक है, हम मानते हैं कि नए साल में हर कोई अपने जश्न में मशगूल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम और जहां पर लोकल अधिकारी है, देखिए किस तरीके से 400 कर्मचारी कम से कम हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्धस्तर से 10 दिन तक लगातार चालू रखे हुए हैं। लेकिन यहां पर समझने की बात हीरा लाल ये है कि वैसे तो ये हादसे होने ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, बोरवेल में हादसे हो ही क्यों रहे हैं, लेकिन अगर हो भी जा रहे हैं तो मासूम जिंदगी को बचाने के लिए क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम कम से कम 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे में बच्चे को बचाएं? 10 दिन हो चुके हैं, बहुत बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाएं होती ही क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में पहले भी घटनाएं हुई, दौसा में हुई, शाहपुरा में हुई, बांदीकुई हुई, गंगापुर सिटी में हुई, तो कहा जा सकता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनसे सरकारें हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो सबक क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं ऐसा कानून बनाकर उसको सख्ती से पालन करवाया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके? जिस जगह ये बोरवेल खोदे जाते हैं, अगर वहां पानी नहीं निकलता है या बोरवेल खुला छोड़ा जाता है तो उसको तुरंत बंद करवाया जाए। इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही अगर इस प्रकार की कोई घटना हो भी जाती है तो उसको अंजाम देने के लिए जो एनडीआरएफ की जो एजेंसी है उनको प्रशिक्षण इस प्रकार का देना चाहिए, क्योंकि ये जो एजेंसियां हैं ये आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई होती हैं। बहुत सारे जो आपदा प्रबंधन होते हैं उसमें ये एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार जो रेस्क्यू करती है, लेकिन ये जो डिजास्टर है ये कहीं ना कहीं है जो इसमें अत्याधुनिक उपकरणों की कमी जो होती है वो इन लोगों के पास देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरीके से 10 दिन का समय इन्होंने जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यहाँ पर अपने अधिकारी को सुन रही थी, वो कहते हैं कि एक्सपर्ट की टीम है। विधायक साहब भी कह रहे थे कि एक्सपर्ट की टीम है, भैया तो जमीन के अंदर की बात है, टाइम तो लगेगा। लेकिन अब जरा पूछिए कि इतना टाइम आखिरकार क्यों लग रहा है? 10 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ा आप ही ने बता था कि ऑपरेशन 1.5 महीने तक चला था, लेकिन उस बात को भी काफी वक्त हो चुका है। कम से कम आज की दौर में तो हम इतना उम्मीद नहीं करेंगे ना कि 10 दिन लग जाए ऑपरेशन में। कहां दिक्कतें आई हैं, क्या मुश्किलें रही, क्या चुनौती रही? बात कीजिए अधिकारियों से और बताइए। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड की तस्वीरें। मैं बिल्कुल बात करने जी कंटिन्यू हीरालाल। मेरे साथ एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो 10 दिन का समय है, 10 दिन का जो समय लगा, काफी लंबा समय था, किन चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा? क्योंकि लगातार ये यहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं उस बच्ची को बाहर निकालने के लिए, लेकिन क्या चुनौतियां वो रही जिनकी वजह से ये डिले हुआ? जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। पिछले फर्स्ट डे से, फर्स्ट आवर से ही लगातार जारी है। जो प्लान ए में हमने कोशिश की, एनडीआरएफ टीम ने पूरी कोशिश की, उसके बाद पाइलिंग मशीन का भी पहले काम जारी है, लगातार उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसमें जो हर्डल्स आए, मेन जो चुनौतियां थी उसमें यही थी कि सबसे पहले तो जो नीचे का है 150 फीट के बाद का जो मिट्टी का स्ट्रेटा है वो पूरा रॉकी स्ट्रेटा है, उसको खुदाई करने में पाइलिंग मशीन को भी काफ़ी उसमें टाइम लगा। उसके बाद से जो टनल का काम, जो एक्चुअल बोरवेल जिसमें बच्ची फंसी हुई, उस टनल को खुदाई करने में भी पूरा रॉकी स्ट्रेटा था, उसको भी खुदाई करने में काफ़ी समय लगा। उसके साथ साथ जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी प्रतिकूल रही। लगातार आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन लगातार बारिश हुई, तो ये जो कुछ चुनौतियां। उसके बाद टनल में भी जो रेट माइनर्स काम करते हैं वो खुरदरा है, उसमें उनकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इस वजह से जो ये मुख्य चुनौतियां हैं उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार पिछले 10 दिनों से पूरी टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन ये पूछिए कि जुन्नू में तो हाल ही में हादसा हुआ था, लगातार 5 दिन बाद वो बच्चे को बाहर निकाला गया था, जो आज जिंदा नहीं है। और क्या उसे सबक लेते हुए कोटपुतली में अगर सतर्कता चलाया जाता, जागरूकता अभियान चलाया जाता, तो यह हादसा शायद नहीं होता। डीएम साहब हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, पूछिए सवाल उनसे।
सर सवाल ये है स्टूडियो से कि जिस प्रकार से झुंझुनू में पहले घटना घटित हुई थी, उसमें बच्चे की मौत भी हो गई थी, उसके बाद क्या कोटपुतली क्षेत्र में अगर जागरूकता अभियान चलाया जाता, लोगों को पाबंद किया जाता, एक एजेंसी बनाकर उसको जिम्मेदारी तय की जाती, जो कर्मचारी हैं उनको तय किया जाता, जिम्मेदारी दी जाती कि जितने भी क्षेत्र में बोरवेल खुले हैं उनको बंद किए जाएं, तो शायद ये हादसा होने से बच जाता। जी बिल्कुल, इसमें लगातार जो संबंधित डिपार्टमेंट से हैं लगातार डायरेक्शन जारी होते हैं, लगातार कार्रवाई भी होती है। अभी भी कलेक्टर साहब की ओर से लगातार निर्देश जारी हुए हैं संबंधित डिपार्टमेंट को, सभी को पाबंद किया हुआ है कि जो भी जिले में इस तरह के खुले बोरवेल हैं, खुले ट्यूबवेल्स हैं, उन सभी को संबंधित एजेंसी द्वारा उसमें लोगों को जागरूक करके सबको कवर किया जाए, और ताकि आगे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो और लोगों को ऐसी कोई हानि नहीं हो। सर ये 10 दिन का समय बीत गया, इस बीच में क्षेत्र में जो और भी बोरवेल खुले होंगे उनको बंद करवाने के लिए आपने क्या काम किया सर? जी बिल्कुल, इसमें लगातार जैसे कि अभी बताया कि लगातार जो एजेंसी है, संबंधित एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, उसको लगातार पाबंद किया गया है और लगातार इसमें कार्रवाई भी हो रही है। जो भी ओपन बोरवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उनमें चाहे वो सीमेंट के, बिल्कुल हादसे से सबक लेना चाहिए, यही इतिहास हमें बताता रहा है। अपनी गलतियों से सबक लें ताकि और किसी मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। हीरालाल नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि किसी भी वक्त चेतना 3 साल की मासूम बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। बढ़ रहे आगे 12 से खबर है जहां पर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सुबह घने कोहरे के चलते हादसा हो गया। यहां अंता के पास 4 ट्रक आपस में एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में गनीमत रही कि ट्रक में मौजूद सभी चालक परिचालक सुरक्षित बच गए हैं। छबड़ा से जयपुर जा रहे राख से भरे कैप्सूल वाहन से पीछे से धान लेकर जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से धान से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से बोरियां सड़क पर बिखर गईं और इसी दौरान पीछे से आ रहे 2 अन्य ट्रक भी आपस में भिड़ गए। ट्रक और उसमें भरी धान की बोरियां रोड पर फैलने से NH27 पर एक तरफा यातायात बंद हो गया। हालांकि हादसे में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ये मेरी गाड़ी चल रही थी धीरे धीरे आगे और धुंध पड़ रही थी, ये गाड़ी पीछे से आई, इसने पीछे से दे ली। दौसा के बेजूपाड़ा गांव में टाइगर के मूवमेंट से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि महूखेड़ा गांव से निहालपुरा के गांव की तरफ टाइगर भाग गया है। जयपुर और सरिस्का से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। वन विभाग की टीमें टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इधर टाइगर ने 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। टाइगर के मूवमेंट के कारण कई गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी बड़ी अपडेट। ट्रेनिंग पूरी कर चुके चयनित एसआई को जिलों में भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने 31 दिसंबर को आदेश जारी किए। ट्रेनिंग के बाद व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रेंज और जिलों में भेजे जाएंगे एसआई। ऐसे में अब अधर में लटका एसआई भर्ती निरस्त होने का मामला, यानी कि एसआई भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट ने जो सरकार से जवाब मांगा था, 2021 भर्ती एसआई को जिलों में भेजने को लेकर हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। एसआई भर्ती 2021 नकल केस में अब तक 50 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार मांग हो रही थी कि निरस्त करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि निरस्त करने का मामला अब अटकता हुआ नजर आ रहा है। वजह है एक बड़ा आदेश, यानी कि जिन्होंने ट्रेनिंग पा ली है उनको लेकर 31 दिसंबर को आदेश जारी किए गए हैं एडीजी विपिन कुमार पांडे की तरफ से। ट्रेनिंग के बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए रेंज और जिलों में अब एसआई भेजे जाएंगे। आज की बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है और ये तमाम उन लोगों के लिए एक झटका भी है जो मांग कर रहे थे कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होनी चाहिए। नए साल के स्वागत के बाद फिर से शहर के टूरिस्ट प्लेसेस, पर्यटकों की भीड़ लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। कल रात जश्न मनाने के बाद अब पर्यटन स्थलों पर घूमने निकले हैं पर्यटक। जयपुर के जंतर मंतर वेधशाला पर भी पहुंचे हैं देशी विदेशी सैलानी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिंक सिटी जयपुर की, जहां पर अमूमन देश विदेश से पर्यटक उमड़ते ही हैं, लेकिन मौका नए साल का खास नजारा। जयपुर है जिसे पूर्व का पेरिस भी कहा गया भारत पे, और ये वो जयपुर जिसको पिंक सिटी भी कहा गया, गुलाबी नगरी भी इसको कहा गया, और ये वो शहर है जहां पर उत्तर भारत के सबसे ज्यादा लोग
यदि कहीं आते हैं तो वो जयपुर शहर में आते हैं। यदि बात करें हरियाणा, यूपी, गुड़गांव, तमाम हिमाचल, तमाम राज्यों के जो लोग हैं वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए जयपुर में आए थे। और चूंकि इसकी वजह यह कि एक हेरिटेज सिटी है, एक परंपरागत ऐसा शहर जो बावड़िया किले यहाँ पर आते हैं, पर्यटन स्थल यहाँ पर है। और देश की प्रमुख वेधशालाओं में से एक जंतर मंतर भी यहाँ पर मौजूद है, स्थित है। और इसी जंतर मंतर पर आज देख सकते हैं कि नए साल का रात को जश्न मनाने के बाद पर्यटन से जुड़े जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो वापस से एक बार उनकी जो भीड़ है वो राजधानी जयपुर के इस जंतर मंतर वेधशाला पर लगी हुई है। पीछे की बात करें जयप्रकाश यंत्र की, तो यहाँ पर